Hello students, my name is Arshi and I am your economics teacher. Today I am teaching you in macroeconomics. तो चलो शुरू करते हैं. आज हमारी पहली क्लास है मैक्रोइकोनॉमिक्स की. मैं भी एक्साइटेड हूँ बहुत, और होप आप भी होंगे. तो चलो हम आपका ना क्लैरिटी मैं आपको दूंगी इसमें. इकोनॉमिक्स में जितनी हो सके उतनी कंसेप्ट को समझाऊंगी और पूरी क्लैरिटी दूंगी. तो चलो शुरू करते हैं आज हम. तो ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज मैक्रोइकोनॉमिक्स? यू नो व्हाट इज मैक्रोइकोनॉमिक्स? ओके, मैक्रोइकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, व्हाट आई एम सेइंग, मैक्रोइकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो आपको +2 में ये है बुक. तो चलो हम शुरू करें. तो व्हाट इज मैक्रोइकोनॉमिक्स? मैक्रोइकोनॉमिक्स हम शुरू से शुरू कर रहे हैं. इन 1933 इकोनॉमिस्ट रागनार ऑफ Oslo University was first to divide the study of economics into 2 parts. इन्होंने ये एक हमारे इकोनॉमिक्स के कह लो, उन्होंने क्या करा है, इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है. फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो. माइक्रो जो है वो थोड़ी वास्ट है एंड मैक्रो जो है वो इतनी वास्ट नहीं है. तो अब हम शुरू करते हैं. Microeconomics, it studies economic problems. It studies economic problem at an individual level. वो जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाती है. इंडिविजुअल लेवल मतलब कि सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर लेवल पे. दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंज्यूमर एंड प्रॉब्लम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द फर्म. तो प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर क्या हुई, जैसे कंज्यूमर्स को क्या क्या प्रॉब्लम होती है जब वो चीज़ें परचेज करते हैं किसी रिटेल से या किसी होलसेल मार्केट से. वो चीज़ें जब परचेज करते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हम माइक्रो में पढ़ते हैं. ठीक है. और प्रॉब्लम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है कि जैसे किसी प्रोडक्ट का हम कितना प्राइस रखें, और मतलब कि ये सब कुछ होता है उसमें कि प्राइस को हमने बनाना होता है या प्राइस हम कैसे चीज़ का रखें, वो चीज़ें होती है. इट इज़ कॉल्ड प्राइस थ्योरी, और इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी बोलते हैं. ठीक है, जिसमें हम प्राइस बताते हैं. उसके बाद मैक्रो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. What is it is it studies economic problem at a aggregate level. Aggregate level क्या होता है, at the level of entire economy. मतलब कि हमने इसमें क्या सारी इकोनॉमी को लेके चलना होता है. ओके, मतलब कि हमने इसमें प्रॉब्लम्स निकालनी होती है एट अ एंटायर इकोनॉमी, पूरे एंटायर इकोनॉमी में. इसमें क्या कुछ आता है, एग्रीगेट कंजम्पशन आती है. कंजम्पशन क्या होता है कि हमने कितनी वो चीज़ कंज्यूम करी. कंज्यूम कैसे कि हमने उस चीज़ को कितना यूज़ करा. ओके, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन. तो एग्रीगेट कंजम्पशन आएगी इसमें. एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट आती है. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जैसे किसी को, आपको पता ही है नॉर्मल मीनिंग एम्प्लॉयमेंट का, कि हमने किसी को जॉब दी या जॉब वेजेस उसकी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ओके, उसके बाद नेशनल इनकम आती है इसमें. नेशनल इनकम जो हम पूरे इकोनॉमी की इनकम को इकट्ठा करते हैं उसको नेशनल इनकम बोलते हैं. ठीक है. आर एक्सेट्रा आर स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. ये चीज़ें क्या होती हैं, ये ब्रांच, मतलब कि ब्रांच क्या होता है कि हमने, ब्रांच तो वर्ड कोई बात नहीं, लेकिन ये सब हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है. ठीक है. तो इट इज कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. इसको क्या बोलेंगे, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं. ठीक है. ये थ्योरीज होती हैं, ये आगे आगे आपको जाके पता लगेगा सब कुछ. उसके बाद क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ. ये हमारे बहुत फेमस क्या कहते हैं थ्योरिस्ट हैं, एडम स्मिथ. ये थ्योरीज लिखते हैं. ये जो उनसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिए हुए हैं, ये एज कंपेयर टू एडम स्मिथ फेमस इतने नहीं हैं. एडम स्मिथ ज़्यादा फेमस है. ओके,
एडम स्मिथ, हमने हमेशा एडम स्मिथ की ही इकोनॉमिक्स में बात की है, बाकी इकोनॉमिक्स की थोड़ी कम बात हुई है लेकिन बहुत कम। ओके, क्लासिकल थ्योरी लाइक एडम स्मिथ had endeavored to study economic problems from the viewpoint of aggregate. These economists were thus the propounders of मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रोपाउंडर्स क्या होता है? इन्होंने ही हमारे को जनरेट करा है, इन्होंने ही बताया है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्होंने ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के का ज्ञान हमें दिया है। ओके, तो हाउएवर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स लाइक मार्शल, पिग्यू etc. gave more importance to the study of macroeconomics. इनके थ्रू मार्शल, इनसे ज़्यादा मार्शल और पिगू ने बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरीज दी हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पिवटल रोल प्ले करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, तो आज हम इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा उसका थोड़ा अगला एक टॉपिक और कर लेंगे, ठीक है? तो ये यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आगे है पीरियड टू द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। ओके, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, ये सबको पता है कि ये क्या है? तो अगर नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 1930 में है ना, हमारी इकोनॉमी में बहुत डिप्रेशन आ गया था। डिप्रेशन क्या होता है कि बहुत जैसे बहुत गरीबी, ओके, इसको बोलते हैं डिप्रेशन आना। बहुत गरीबी आ गई थी। गरीबी किस प्रकार की आ गई थी कि हमारे जोन सी एक इंडिविजुअल के पास एक चाय के कप के पैसे नहीं थे। ओके, एक चाय का कप खरीदने के पैसे नहीं थे। तो इतना डिप्रेशन आ गया था कि लोगों में बहुत गरीबी आ गई थी, पैसा खत्म हो ही गया था बिल्कुल लोगों के पास। तो अब आपको क्लियर है ये डिप्रेशन 1930 में क्या हुआ था? तो इसमें क्या बोला है आगे? मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स यूज्ड टू ले एन एम्फेसिस on the study of microeconomics with the publication of 1936 of J.M. इसको बोलेंगे किनीज बुक टाइटल्ड द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी, टाइटल की थी इंटरेस्ट ऑफ The economics in the study of macroeconomics was evolved. Next आगे हम क्या पढ़ेंगे? In the modern times economics like Hicks, Hansons or Gardner's etc. have contributed a lot to the development of macroeconomics. The term macro in English has a origin in the Greek terms like मार्कोस, ठीक है, इसको ग्रीक वर्ड्स में मार्कोस बोला जाता है, विच मीन लार्ज। उसका मतलब क्या है? लार्ज है उसका मतलब, यानी कि बड़ा। दस अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स problems of economics are studied with the reference of economics as a whole. Macroeconomics is therefore defined as that branch of the economics which studies economic issues और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये हमें बताती है इकोनॉमिक इशू के बारे में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। ओके, फॉर इंटेंस इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि सारी इकोनॉमी को हमने इसमें लेके चलना होता है। बस ये इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी नहीं, इसको बोलते अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि जैसे लोगों को जॉब नहीं मिल रही, लोग जॉब्स के लिए भटक रहे हैं, ये चीज़ होता है। प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, पैसा ज़्यादा इकोनॉमी में आ गया तो उसकी प्रॉब्लम, पैसा कम हो गया तो उसकी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि वही पैसा कम हो गया, पैसा ज़्यादा आ गया उसको, as so on, the problem related to the entire economy. It focuses on the economic variables at the level of economy as a whole. सारी इकोनॉमी को लेके चलना है। via aggregate demand, aggregate supply, general price level and national
income, etc. These are called as macroeconomics variables. इन सब को क्या बोलते हैं? मैक्रोइकोनॉमिक वेरिएबल्स. ये सब आप मैक्रोइकोनॉमिक्स में पढ़ोगे. ओके, तो चलो हम इसको आगे बढ़ाते हैं. ओके, यहाँ पे आपकी एक डेफिनेशन है. इन दो डेफिनेशंस में ना आपको सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़नी होती है और जिसमें आपको ऑथर का नाम देना होता है और प्रॉपर यही लैंग्वेज में लिखना होता है, ताकि आपको जो मार्क्स हैं सिलेबस में जो मार्क्स हैं एग्जाम्स में वो ज़्यादा मिले एज कम्पेयर टू बाकी स्टूडेंट से, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स डेफिनेशन को स्किप कर देते हैं. आपने प्रॉपर हेडिंग देनी है डेफिनेशन ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, उसके बाद आपने इनमें से दोनों में से कोई एक आपको करनी है. ठीक है, ये दो आपको दे रखी हैं, इन दोनों में से कोई एक आपने करनी है. तो चलो इसको पढ़ते हैं. मैक्रोइकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज ए होल. हमने क्या करना है, अगर मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ तो मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपने ये वाली डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि ये शॉर्ट डेफिनेशन है और ये लर्निंग पावर से बहुत जल्दी याद होगी. ठीक है, तो हमने यही पढ़नी है. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. सारी इकोनॉमी की फंक्शनिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है. बस इसका ये मीनिंग है. लेकिन मैं आपको सेकंड वाली भी समझा देती हूँ. इसमें क्या लिखा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमी एज अ होल, लार्ज सेगमेंट ऑफ इट. इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स attention is focused on such problems, the level of unemployment, rate of inflation, nation's total output and other matters of इकोनॉमी सिग्निफिकेंस. मतलब कि ये सब हमने जो अभी पीछे पढ़ा कि पैसा ज़्यादा आ गया, पैसा कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, ये सब, पैसा कम हो गया, जॉब्स नहीं मिल रही, वेजेस नहीं मिल रही, ये सब इसमें आता है. ओके, कंजम्पशन और डिमांड, ये सब इसमें है. ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट ये करनी है, डेफिनेशन लर्न करनी है. ओके, इससे आपको ज़्यादा स्कोर मिलेंगे. ओके, तो नेक्स्ट हम टॉपिक आज पढ़ते हैं. थोड़ा सा आगे अपना सिलेबस लेके चलते हैं. आज हमारा फर्स्ट डे है. तो ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या स्कोप होते हैं, ये स्कोप बहुत ज़रूरी है. ओके, पढ़ना. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या स्कोप होंगे, इस स्कोप्स कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 6 स्कोप्स हैं और आपने 6 के 6 लर्न करने हैं, ताकि आप औरों से बेटर स्कोर कर पाओ. जो एग्जामिनर होता है, जो एग्जाम्स आपके चेक करता है, वो यही चेक करता है कि बच्चे को नॉलेज कितनी है. ठीक है, तो आपने 6 के 6 ही लिखने हैं और लर्न करने हैं. तो अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो 6 ही लिखने हैं, ट्राई करना. तो हम शुरू करते हैं. पहला है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम. ये हमारी थ्योरीज हैं. थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम मींस नेशनल इनकम के बारे में हम इसमें जानेंगे. और थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम जानेंगे. थ्योरी ऑफ मनी के बारे में. थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल के बारे में. थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में. और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम जानेंगे. तो ये सब 6 थ्योरीज होती हैं, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. पहला है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम. ओके, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम. तो चलो, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, इसमें क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ऑफ इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑन एंड सोशल अकाउंटिंग. ये क्या करवाता है? ये हमारे नेशनल इनकम की थ्योरी और उसको मेजर करने के मेथड्स को बताता है. थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम. ओके, हमारे इकोनॉमी की इनकम और उस इनकम को क्या कहते हैं, उस इनकम को कैलकुलेट या मेजरमेंट करने के मेथड्स को ये थ्योरी बताती है. ओके, तो समझ आया आपको? तो हमारा फर्स्ट हो गया. सेकंड, अब हम पढ़े हैं थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट.
अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हमारी एम्प्लॉयमेंट को बताती है। नेक्स्ट थ्योरी इसमें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने अभी आपको बताया थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, हमारे को एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की जानकारी मिलती है। इसके स्कोप्स, मैक्रो इकोनॉमी के स्कोप्स ही यही हैं कि हमें इकोनॉमी के बारे में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की नॉलेज हो। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज डिफरेंट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन एंड एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सेविंग्स एंड मल्टीप्लायर। तो ये हमें क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके, और ये क्या क्या नॉलेज देगी, इफेक्टिव डिमांड के बारे में, इफेक्टिव सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, एग्रीगेट कंजम्पशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेविंग्स के बारे में, ये हमें बताता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट होएगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी, हमारी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और हमारी सेविंग्स भी बढ़ेंगी। ओके, ये सब क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी यानी कि पैसा। देखो मेनली बात ये है, इकोनॉमी में पैसा होगा तो हम चीज़ें परचेज करेंगे, इकोनॉमी में पैसा नहीं होगा तो हम कहाँ से चीज़ें परचेज करेंगे, हमारे पास खुद के पास पैसे नहीं होंगे। ओके, तो थ्योरी ऑफ मनी क्या क्या बताती है, पढ़ते हैं चलो। तो चेंज इन द डिमांड फॉर द सप्लाई ऑफ मनी हैव कंसीडरेबल इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे, ठीक है, ये बताती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स देयरफॉर स्टडीज द functions money and theory related to it. Banks and other financial institutions are also studied under it. मनी बैंक्स में होती है, बैंक इसको कंट्रोल करता है मनी को, है ना। तो ये सब और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह वगैरह ये सब मनी को कंट्रोल करते हैं, या मनी को मनी को इकोनॉमी में फैलाते हैं। तो ये सब इसमें आता है थ्योरी ऑफ मनी में। तो नेक्स्ट है हमारा, होप आपको समझ आया हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल। जर्नल प्राइस लेवल ये बेसिकली हमारा मतलब कि प्राइस के रिलेटेड है ये। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एंड चेंज इन द जर्नल प्राइस level are also studied under macroeconomics. Problem of concerning inflation or rise in the price, deflation in general, fall in the price, and also studies under the macroeconomics. ये चीज़ें हम macroeconomics में पढ़ते हैं, ठीक है। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, फॉल इन प्राइस, राइज इन प्राइस, ये सब इस थ्योरी में आता है, ठीक है। किसी चीज़ की प्राइस के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो नेक्स्ट हम होप आपको समझ आए। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस अब देखो जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या हमारी कैपिटल हो गई, ये सब आता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। ये होएगा, ये सब होएंगे तभी हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो हम पढ़ते हैं इसको। Study of problem related to economic growth, increase in theory of economic growth में क्या है, study of problem related to economic growth, increase in per capita income। per capita income क्या होता है, हमारी इकोनॉमी की इनकम को बोलते हैं। form a part of macroeconomics, it studies the economic growth of underdeveloped economies, अंडर डेवलप इकोनॉमीज आती हैं इसके, जो अभी डेवलप नहीं हुई हैं अच्छे से, वो मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज गवर्नमेंट आर आल्सो स्टडीड। मींस ये सब मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सब आता है इसमें, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ एंड लास्ट हमारा है
थ्योरी ऑफ नेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड्स क्या होते हैं? जो बाहर के ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम इंटरनेशनल इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे अब थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज द ट्रेड among different countries, therefore theory of international trade, tariffs issues, tariffs क्या होते हैं? टैक्स बोलते हैं इसको बेसिकली। tariff issues, problems related to protection etc are subjected of a great significance to macroeconomics, ये सब इसमें आता है। ओके तो चलो अब हम एक लास्ट फर्स्ट हमने वो थ्योरी उसकी क्या कहते हैं डेफिनेशन की है, सेकंड हमने स्कोप्स करे हैं, एक लास्ट टॉपिक हम कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो हम इस बुक के थ्रू जानेंगे। तो चलो पढ़ें। डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर एज अंडर। तो बेसिस ऑफ स्टडीज, ठीक है, इसमें क्या क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होता है? छुपाना इसको, या कमी। स्कार्सिटी क्या होता है? कमी। बेसिस ऑफ स्टडीज इसमें क्या आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी दी प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। ओके, स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लेवल पे ये हम पढ़ते हैं इसमें माइक्रो में। ओके, ये हाउस होल्ड, ए फर्म और एन इंडस्ट्री, ये सब इसमें आती है। उसके बाद डज इट स्टडी हाउ टू मेक अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये क्या है? हमें बताती है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज के कैसे हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये चीज़ हम माइक्रो में पढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। सारी इकोनॉमी को लेके चलना और उसकी स्कार्सिटी और चॉइस को देखना, वो हम मैक्रो में पढ़ते हैं। ओके, डज इट स्टडी हाउ टू प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड रिसोर्सेज। हम कैसे लोगों को पूरी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ये चीज़ें इसमें आती हैं मैक्रो में। तो चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन। ये तो बस वैसे मैं पढ़ा देती हूँ आपको। माइक्रो स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ सच कंज्यूमर बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर की बिहेवियर को ये दर्शाती है। ओके, माइक्रो। और प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर के बिहेवियर को भी और कंज्यूमर के बिहेवियर को माइक्रो बताती है। और मैक्रो क्या बताती है? अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट को मैक्रो बताती है। ओके, एंड प्रॉब्लम ऑफ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल लाइक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सबको मैक्रो बताती है। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, इसका अगला डिफरेंस है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में क्या है? इन दी माइक्रो देयर इज लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स कंपेयर्ड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे पास माइक्रो में बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं और मैक्रो में बहुत सारे होते हैं। ओके, तो ये इसमें इसका मतलब है कि माइक्रो में बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं और वेरिएबल्स, रिसोर्सेज, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो फिक्स्ड नहीं होते। ओके, जो ऊपर नीचे फ्लोटिंग में होते हैं उसको वेरिएबल्स बोलते हैं, और वो माइक्रो में बहुत कम होते हैं और मैक्रो में बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़े हम। ये इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ओके, और एक ये बॉक्स हम पढ़ लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द माइक्रो इकोनॉमिक्स studies the equilibrium of one industry which is an aggregation of all the firm producing a particular commodity. Cotton textile industry, iron steel industries,
ये सब हॉजिनरी इंडस्ट्री, ये सब इसमें आता है माइक्रो में। और मैक्रो में क्या आएगा? स्टडीज द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। इकोनॉमी एज ए होल, बस आपने एक वर्ड याद रखना है मैक्रो पढ़ते हुए, इकोनॉमी एज अ होल, सारे इकोनॉमी को इकट्ठा लेके चलना। मैक्रो इंक्लूड्स ऑल फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, ये सब सारी फर्म्स को और इंडस्ट्रीज को लेके चलती है, इसमें हम मैक्रो में चलते हैं। उसके बाद ए कॉशन, ये भी हम पढ़ लेते हैं बॉक्स, इसमें क्या है? इट इज a wrong to say that no aggregation in the microeconomics. While study the market demand in microeconomics, we are aggregating demand for the goods by all the buyers in the market. However, in the case of macroeconomics, we study the demand as an aggregate demand of all the goods and services in the economy as a whole. Thus, difference is in the degree of aggregation only. इसमें बेसिकली क्या बताया हुआ है छोटे से बॉक्स में? इसमें ये बताया हुआ है कि जो माइक्रो में होता है उसमें हम इंडिविजुअल को लेके चलते हैं, और मैक्रो में एक हम पूरी इकोनॉमी को लेके चलते हैं। बेसिकली हम दोनों में पढ़ एक ही चीज़ रहे होते हैं, बस वो हम माइक्रो मतलब कि हम इंडिविजुअल को लेके चलते हैं एक, और इसमें एज अ होल लेके चलते हैं सारी इकोनॉमी को। ओके, तो नेक्स्ट हम थर्ड डिफरेंस पे आते हैं फटाफट से। तो थर्ड है डिफरेंट सेट्स ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशंस के क्या क्या सेट्स हैं? ओके, तो चलो, मैक्रोइकोनॉमिक्स आर एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स, microeconomics and macroeconomics are based on the different sets of consumptions. Certain variables are assumed to be constant in the microeconomics, whereas they are assumed to be changing in the macro. Similarly, certain variables that are assumed to the context of macro are assumed to be changing in micro. हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो नहीं ले सकते। ओके, ये याद रखना कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते। ये इसमें यही लिखा है। ओके, तो इसकी इलिस्ट्रेशन भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसकी इलिस्ट्रेशन में क्या है? इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज अ कांस्टेंट, while the same are not constant in the मैक्रो इकोनॉमिक। उसमें क्या है कि टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है वो कांस्टेंट लेनी पड़ती है, और उसमें जो मैक्रो में है उसमें कांस्टेंट नहीं लेनी पड़ती, बस उसमें नहीं लेनी पड़ती, ये गिवन है। और इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन मैक्रो में क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम आर टेकन एज अ कांस्टेंट। हमने इसमें क्या है? इनकम और आउटपुट को कांस्टेंट लेना पड़ता है मैक्रो में, वाइल इन द चेंजिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, और क्या है कि माइक्रो में ये चेंज हो जाते हैं। मैक्रो में इनकम और वो कांस्टेंट रहते हैं, इनकम और आउटपुट, और उसमें चेंज होते रहते हैं। ओके, माइक्रो में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब सेंट्रल इशू। फोर्थ हम करने लगे हैं सेंट्रल इशू। ये क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन इन दिस सेंट्रल इशू। प्राइस डिटर्मिनेशन इज द सेंट्रल इशू ऑफ microeconomics. Determination of all level of output and employment is the central issue in macroeconomics. मैक्रोइकोनॉमिक्स में ये सेंट्रल इशू है, मतलब सब ज़्यादा से ज़्यादा जोर इन चीज़ों में दिया हुआ है। ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब इसके सेंट्रल इशू हैं, यानी कि मेजर इशूज़ हैं मैक्रो के। तो फिफ्थ हम लेके चल रहे हैं माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स। ये क्या होता है? what is logical at a micro level and what is logical at the micro level may not be
एंड मैक्रो प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, which is logical, what is illogical at the micro level may not be logical at the macro level। जो माइक्रो लेवल पे लॉजिकल है वो मैक्रो लेवल पे लॉजिकल नहीं है। तो इसकी फटाफट से हम इलिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। इफ वन इंडिविजुअल सेव मोर ही एड्स टू हिज फ्यूचर प्रायोरिटीज। अगर वो एक बंदा जो है वो ज़्यादा सेव करता है, ठीक है, मनी को सेव करता है, तो वो आगे अपने फ्यूचर के लिए ऐड कर लेगा। इफ ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी सेव मोर एंड स्पेंड लेस, डिमांड ऑफ गुड एंड सर्विसेज में डिक्लाइन। अगर हम एक बंदे को लेके चलें कि वो हाँ वो सेव कर रहा है, खर्च करने से ज़्यादा सेव कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन अगर हम ये लेके चलें कि हाँ कि सारे ही जो है वो सेव करी जा रहे हैं, खर्च कोई भी नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि हमारी जो सी सप्लाई है, गुड्स हैं, डिमांड्स हैं, ये सब क्या होगा, ये सब डिक्लाइन होने लग जाएगा, सब गिरने लग जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली इट इन्वेस्टमेंट में भी डिक्लाइन, चलेगा ही नहीं बिजनेस, गुड्स बिकेंगे ही नहीं, पैसा आएगा ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट भी करके हम क्या करेंगे। ओके, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल में फॉल, ये सब गिर जाएगा। द इकोनॉमी विल be driven towards future poverty rather than prosperity। ये पॉवर्टी आ जाएगी, बस गरीबी आ जाएगी और हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। नेक्स्ट 6th पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। गवर्नमेंट इंटरफियरेंस क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड ए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अंडर द माइक्रो स्टडीज। माइक्रो में बिल्कुल भी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में ज़रूरत पड़ती है। ओके, ऑन दी कॉन्ट्रेरी देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अंडर दी मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी में बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू ही ये चलता है। हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, गवर्नमेंट उस पैसे से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करेगी, ठीक है, ये सब होता है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं होगा तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो देश है, वो क्या होगा, अंडर डेवलप रहेगा। तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ कि अंडर डेवलप रहे। तो इसीलिए गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस बहुत ज़रूरी है। ये इंटरफियरेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट इसकी इलिस्ट्रेशन पढ़ें। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन दी माइक्रो, ये सब पता ही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट द कंज्यूमर, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। ये अब आपको शायद आपने कुछ बच्चों ने +1 में पढ़ लिया है, कुछ बच्चे अभी पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन। ओके, तो वन फाइंड्स द गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में बहुत ज़रूरी है, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द कंज्यूमर, ये सब गवर्नमेंट ही तो करती है। हेल्थ फैसिलिटीज़ देखती है गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स बनाती है, एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनाती है, स्कूल्स बनाने के लिए पैसा देती है, ये सब गवर्नमेंट ही तो करती है, हम थोड़ी करते हैं। मीन्स गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा है। सप्लाई ऑफ वाटर, पानी हर घर में पानी पहुंचाती है, सेफ वाटर, मतलब कि है ना। तो आगे प्रोविजन ऑफ रोड, सप्लाई ऑफ पावर, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो कल हम अब बच्चों ये पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, ये डिफरेंस कल हम करेंगे माइक्रो और मैक्रो में, ठीक है। ये डिफरेंस हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। आप रिवाइज करो, आप पढ़ो, इस वीडियो को 2-3 बार देखो, आपको मेरे हिसाब से तो पहली वीडियो में ही समझ आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है, उस वीडियो को 2-3 बार देखो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कल हमने ये दोनों पढ़ने हैं। होप आप जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आप रिवाइज करके आओ, फिर बाकी हम कल करेंगे अब, ठीक है। और बाकी आप कमेंट्स में अपने डाउट्स मेरे से पूछो, मेरे से पूछ सकते हो आप डाउट्स। मैं आपका इंस्टेंट तो नहीं,
जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर 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 रिप्लाई करूँगी, और रिप्लाई करके आपको बताऊँगी, आपकी प्रॉब्लम को सुनूँगी, मतलब पढ़ूँगी कि आपको कहाँ क्या डाउट आ रहा है। और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट मेरे से चाहते हो या कुछ है, आप उसमें कमेंट में लिखो, तो मैं आगे से उस पे थोड़ा फोकस करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, पढ़ना ज़रूर। बाय।